और बड़ी खबर है इस वक्त कार्रवाई से जुड़ी हुई विधानमंडल के बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्रवाई जारी है और प्रश्नकाल में अखिलेश यादव ने बच्चों की ड्रेस का मुद्दा उठाया है। जी हां, अखिलेश ने बच्चों की ड्रेस की क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं। बच्चों की ड्रेस के नाप और क्वालिटी में फर्क है, यह सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने। क्वालिटी पर बात की जाए तो बेहतर है कहा है और अखिलेश के सवाल पर सुरेश खन्ना ने जवाब दिया है। बड़ी खबर, बच्चों की ड्रेस उनके नाप के हिसाब से हो, सुरेश खन्ना ने कहा है। नाप पहले जरूरी, क्वालिटी बाद में जरूरी है, यह सुरेश खन्ना का उत्तर है, जो कि मंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के प्रश्न पर उत्तर दे रहे थे। अखिलेश यादव का प्रश्न था क्वालिटी पर, अब बच्चों की ड्रेस की क्वालिटी पर सवाल उठाए। बच्चों की ड्रेस के नाप और क्वालिटी में फर्क है, यह बात उठाई अखिलेश यादव ने, नेता प्रतिपक्ष हैं, और जवाब दिया गया सुरेश खन्ना के द्वारा कि नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी बाद में जरूरी है। मंत्री हैं सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। उनका कहना है कि नाप पहले जरूरी है और क्वालिटी बाद में जरूरी है। यह जवाब था उनका। जब अखिलेश यादव ने कहा कि नाप और क्वालिटी इन दोनों में फर्क है ड्रेस में, तो इसका जवाब ही आया कि नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी बाद में। क्वालिटी पहली प्रायोरिटी नहीं है, पहली प्राथमिकता नहीं है, यह मंत्री सुरेश खन्ना का उत्तर था। बहुत जल्दी इस सवाल जवाब को हम आपकी स्क्रीन पर रखने वाले हैं। यह बड़ी खबर, लेकिन इस वक्त प्रश्नकाल के दौरान जो घटा है उस बाबत हम आपको बता रहे हैं। बच्चों की यानी कि बेसिक का जो शिक्षा परिषद के जो स्कूल हैं, उसके बच्चों के ड्रेस की क्वालिटी पर सवाल खड़े किया अखिलेश यादव ने और जवाब मिला उनको, जो वो आपको दिखाने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, तो माननीय सदस्य से पूछ रहे हैं कि वो जगह बता दें जहां मिल सकता है। तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री जी से कम से कम वो जगह बता दें ना, 1100 रुपए में बच्चों की ड्रेसेस आ सकें और 2 ड्रेसेस आ सकें। और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि माननीय मंत्री जी डीवीडी बंद तो नहीं करते हैं बच्चों की? न बंद करेंगे और न बंद करने का कोई इरादा है। साथ ही साथ हर जिले में ऐसी स्थिति है, हमारे पास मार्केट ऐसी स्थिति है हर जिले में, जगह बताए, इससे जगह स्थिति की सवाल नहीं है। जब ये सवाल ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए का, मैं ये कहता हूँ, मैं माननीय मंत्री से कहता हूँ कि आप तो 2 दरंजन की सरकार है, आपको 1000 रुपए वाला कपड़ा खरीदवाना चाहिए बच्चों को, क्यों नहीं खरीदवा रहे आप? सवाल जवाब, ये थे सवाल और ये थे जवाब। प्रश्नकाल में अखिलेश यादव ने सवाल उठाया बच्चों के ड्रेस की क्वालिटी पर। यह सवाल जवाब हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है, देखिए आप। फिर खड़े हुए अखिलेश यादव, पूछा जगह बताइए जहां पर 1100 रुपए में मिलता हो। सुरेश खन्ना जो मंत्री है, उनका जवाब था नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी बाद में। यह प्रश्नकाल के दौरान हुआ है अभी। बच्चों की ड्रेस की क्वालिटी पर अखिलेश यादव ने प्रश्न उठाया, सवाल उठाया, उत्तर आया कि क्वालिटी के पहले नाप जरूरी है कि बच्चे की नाप की ड्रेस मिल जाए। सवाल जो काउंटर था उसमें अखिलेश यादव ने पूछा स्थान बताएं कहां ऐसा मिल रहा है। मंत्री, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वही उत्तर दे रहे हैं। सवाल ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए का, मैं ये कहता हूँ, मैं माननीय मंत्री से कहता हूँ कि आप तो 2 दरंजन की सरकार है, आपको 1000 रुपए वाला कपड़ा खरीदवाना चाहिए बच्चों को, क्यों नहीं खरीदवा रहे आप? माननीय अध्यक्ष जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। हमने पूरी तरीके से सोच समझ के निर्णय लिया है कि बच्चों की जो पोशाक हो वो उनकी नाप के हिसाब से हो, उनका मेकअप, उनकी तबीयत, नाप अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है। नाप अलग में से, अनुभव, क्या सवाल था और क्या जवाब था, दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के विधायक हैं वीरेंद्र यादव और पिंकी यादव,
इन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री से ये सवाल पूछा था कि जिस तरीके से ड्रेस दिए जा रहे हैं, बैग दिए जा रहे हैं, इसको लेकर जवाब जानना चाहा। और जब बोल रहे थे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, तभी लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव खड़े और उन्होंने कहा कि भाई आखिर 1100 रुपए में कहाँ 2 ड्रेस मिल रही है, इतने जगह मिल रही है, सरकार को ये बताना चाहिए कि कौन सा इंटर है। ये सब फिर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना खड़े हुए और उन्होंने फिर ये बताया कि नहीं, हम ये सारी चीजें दे रहे हैं। तो इन्हीं बात को लेकर कहीं न कहीं अगर हम देखें तो प्रश्न और तर्क वितर्क बढ़ता गया और संसदीय कार्य मंत्री ने फिर संदीप सिंह जब जवाब दे रहे थे तो इंटरप्ट किया और ये अपनी सरकार का पक्ष रखने की कोशिश की। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि भाई अगर आप ये बताइए कि 1100 रुपए में कहाँ मिल जाएंगे, ड्रेस मिल जाएगा, जूते मिल जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि भाई अगर डबल इंजन की सरकार है तो कम से कम 1000 रुपए एक ड्रेस के लिए मिलने चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आवर के दौरान हमें जो है तस्वीर देखने को मिली सदन के लिए। जी, तो अनुभव, क्या ये सवाल जवाब का सिलसिला अभी समाप्त हो गया है और आखिरी जवाब क्या था मंत्री जी का? देखिए, अभी भी ये सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर अभी भी चल रहा है सदन के भीतर। अलग अलग विधायक जो हैं वो अलग अलग मुद्दों पे सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के मंत्री जवाब नहीं। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी, उन्होंने ये कहा कि हमारी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है और सब्सिडी हम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि लीडर ऑपोजिशन की तरफ से पूछा गया कि कहीं ऐसा न हो कि सब्सिडी जो दी जा रही है, डीबीटी किया जाता है, उसको तो सरकार की ऐसी योजना नहीं कि उसको खत्म कर देंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि जो डीबीटी किया जाता है पैसा 1100 रुपया, वो खत्म नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार की जी, कहीं कोई बात कर रहा है, एक बार फिर से चाहेंगे कि इस सवाल जवाब को हम अपने दर्शकों को दिखाएं। अनुभव हमारे साथ बने रहिए आप। बताए जगह स्थिति की सवाल नहीं है। जब ये सवाल ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए का, मैं ये कहता हूँ, मैं माननीय मंत्री से कहता हूँ कि आप तो 2 दर्जन की सरकार है, आपको 1000 रुपए वाला कपड़ा खरीदना चाहिए बच्चों को, क्यों नहीं खरीदवा रहे आप? तो देखा आपने, ये रहा सवाल जवाब का सिलसिला। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव इस सवाल जवाब के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों के पैनल पर मुहर लग गई है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नरेश अग्रवाल राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत भी राज्यसभा जा सकती हैं, ऐसी चर्चाएं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में नामों के पैनल पर मुहर लगी है। उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। यूपी भाजपा के राज्यसभा जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम फाइनल किए गए हैं। नरेश अग्रवाल राज्यसभा भेजे जा सकते हैं फिर से। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम है, प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत का नाम है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास। ये 3 नाम निकल कर आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से हमारे पास, जो राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। और जो पुराने जो सदस्य हैं उनको भी फिर से एक बार राज्यसभा भेजा जा सकता है, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनका नाम भी शामिल किया गया है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में नामों के पैनल पर मुहर लगी है। बड़ी खबर, उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। यूपी भाजपा के राज्यसभा जो सदस्य कौन होंगे, नई जो सदस्य भेजे जाएंगे, उनके नामों के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी और उत्तराखंड से कुल 12 सीटें खाली हो रही हैं। यूपी से 11 सीटें हैं, 1 सीट उत्तराखंड से है और इन सभी सीटों पर 10 जून को चुनाव होंगे। इसके लिए आज से ही नामांकन शुरू हो जाएगा। चुनाव के लिए आज से ही अधिसूचना जारी हो गई, जबकि 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख होगी। और आपको बताएं कि अभी तक समाजवादी पार्टी और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान नहीं किया है। प्रदेश के अलावा अगर देश की बात करें तो देश भर में राज्यसभा की कुल 57 सीटों पर चुनाव है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए ऐलान कर दिया है और इसके लिए आज यानी 24 से 31 मई तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। ऐसे में 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक राज्यसभा के लिए मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। ये है राज्यसभा चुनाव का पूरा खाका। हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। आज से नामांकन शुरू हो रहा है, 31 मई तक चलेगा। 1 जून को उसकी स्क्रूटनी होगी, 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, 10 जून को चुनाव होगा, 4 बजे तक वोट पड़ेंगे शाम को और फिर 5 बजे शाम से मतगणना शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानवापी विवाद की बात करते हैं। और आज वाराणसी के साथ साथ प्रदेश के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि आज
ज्ञानवापी पर जिला अदालत को कल की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाना है। कल ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई। उस दौरान जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया। आज दोपहर बाद यह फैसला सामने आ जाएगा। जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो। ज्ञानवापी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज की अदालत में पहली सुनवाई हुई कल, और जिला जज ने दोनों पक्षों को बहुत गौर से सुना, पूरी गंभीरता से सुना। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी। हिंदू पक्ष ने सर्वे साक्ष्य पर बहस करने की दलील दी, मुस्लिम पक्ष ने 7/11 पर बहस करने की दलील दी। अब कोर्ट आज दोपहर 2 बजे या उसके बाद कल की सुनवाई पर फैसला सुना सकता है कि आगे सुनवाई कैसे हो। आज कोर्ट यही डिसाइड करके बता देगा आगे की सुनवाई कैसे होगी। इसकी रूपरेखा आज कोर्ट के आदेश में सामने आ जाएगी, साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने कल लगभग 45 मिनट की सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। दोनों पक्षों को सुना गया। हिंदू पक्ष का कहना था कि जो कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट है वो दी जाए और उसको कनेक्ट करके तब जो प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष है उसकी बात सुनी जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का, प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि नहीं, पहले उनकी एप्लीकेशन पर, यानी कि ये वाद मेंटेनेबल है कि नहीं है, सुना जा सकता है कि नहीं, इस पर पहले सुनवाई हो जाए। तो आज फैसले की घड़ी। जिला जज की अदालत आज पहला आदेश देगी इस सारे मामले में। और ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में अदालत हिंदू पक्ष की महिलाओं द्वारा दाखिल की गई अर्जी की पोषणीयता पर अपना फैसला सुनाएगी। साथ ही यह भी तय करेगी कि दाखिल की गई तमाम अर्जियों में से किस पर सबसे पहले सुनवाई की जाएगी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं की पोषणीयता पर आज जिला जज को अपना फैसला भी सुनाना है। तमाम जो वकील हैं, जो पक्षकार हैं, वो कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं और हमारे साथ इस वक्त हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन जी हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। आज क्या क्या होना है कोर्ट में? आज हम आशान्वित हैं कि 2 बजे हमें सुनेंगे माननीय न्यायाधीश महोदय। और चूँकि 7-11 पे कल फोकस्ड रहा हमारे विपक्षी की बहस, और हम तो चाह रहे थे कि माननीय न्यायालय हमें सीडी और फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए, जिसका अध्ययन करके हम अपने स्वरूप का, जो वहाँ का कथित ज्ञानवापी मस्जिद और उसमें मंदिर है, उसके स्वरूप को हम तय कर सकें और फिर हम अपनी बात प्रमुखता से रख सकें। और 7-11 पे तो कभी भी बहस हो सकती है, कभी भी, क्योंकि पोषणीयता का शब्द विषय है। और हमने तो इस मुकदमे को फ्रेम करते समय पुरातत्वविद, इतिहासकार, संस्कृत के विद्वान, विधि विशेषज्ञ, राम जन्मभूमि के केस का भी हमने इसमें समन्वित साक्ष्य उपलब्ध करा के, समन्वित सारे तथ्यों को डाल के इस मुकदमे को किया है। तो इसलिए हम संतुष्ट हैं कि हम तो अवश्य जीतेंगे और इसलिए आशान्वित भी हैं। माननीय न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय भी देगा। कोर्ट ने आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए कितने बजे का वक्त निर्धारित किया? सामान्यतः 2 बजे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि उस समय हमें इस समय मिलेगा माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का। मदन मोहन जी, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। सबसे पहले जो मुकदमा दायर किया गया था उसकी पोषणीयता पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इसके साथ ही साथ जो तमाम अर्जियां दाखिल की गई हैं उन पर सुनवाई का किस तरीके से की जाएगी, इसका दिशा निर्देश भी अदालत जारी कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। देखा आपने, ये है स्टेटस। और आपने हिंदू पक्ष के वकील के द्वारा सुना कि कल क्या जरे हुई, कल क्या दलीलें दी गई और आज क्या हो सकता है। तो आज हिंदू महिलाओं की एक अर्जी पर भी फैसला आना है और उसमें ये पोषणीयता के विषय पर फैसला सुनाएगी। ये भी तय करेगी कि दाखिल की गई तमाम अर्जियों में से किस पर सबसे पहले सुनवाई की जाए। यानी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज की सुनवाई में अदालत हिंदू पक्ष की महिलाओं द्वारा दाखिल की गई अर्जी की पोषणीयता पर अपना फैसला सुनाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू पक्ष के वकील को आपने सुना। तो आज जिला कोर्ट में क्या होगा, आइए आपको विस्तार से बता दें ताकि विषय पूरा स्पष्ट हो जाए। आगे की सुनवाई को लेकर आज फैसला आएगा। आगे की सुनवाई कैसे होगी, फैसले से सुनवाई की प्रक्रिया आज तय हो जाएगी। दोनों पक्षों की तरफ से याचिकाएं दाखिल हुई हैं। पहले किसकी याचिका पर सुनवाई होगी, इस पर भी फैसला हो जाएगा आज। सरकारी वकील की याचिका पर भी आज ही फैसला आएगा।
दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में यह फैसला जिला जज की अदालत सुना सकती है। अब आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं और अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, वातावरण क्या है, आदेश आने से पहले यह बताने के लिए नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो आज होना है उसके बारे में मैंने दर्शकों को बताया है। ज्यादा वक्त नहीं है, दोपहर के 2 बजने में, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आदेश आ सकता है। क्या इस बाबत और ताजा अपडेट है आपके पास वहां से? राजन जी, अपडेट की बात कर लूं तो संभावना पूरी है कि 2 से 2:30 के बीच में फैसला आ जाए। और एक अपडेट आपको और बता दूं कि जो फैसला आना है उस फैसले को टाइप करने की कवायद भी शुरू हो गई है। तो 2 से 2:30 के बीच का वक्त महत्वपूर्ण है। सूचनाएं हैं सूत्रों के हवाले से कि 2 से 2:30 के बीच में जो फैसला है वो आ सकता है। ये पूरा मामला राजन जी आज सिर्फ हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष या वादी या प्रतिवादी पक्ष का नहीं, बल्कि पीछे के दिनों में जिस तरह से माहौल रहा, पीछे के दिनों में जिस तरह से चर्चाएं रहीं, उसे लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि अब देखना ये होगा कि 7-11 का जो मामला है, जो कानून है, जो 7-11 की बात कही जा रही है, क्या उस पर यह फैसला फिट बैठता है या फिर जो वादी पक्ष अपना तथ्य, अपना दलील लेकर सामने आया है कि जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के आधार पर पहले बहस हो जाए और फिर जब बहस हो जाती है तो उसको 7-11 के आधार पर देखा जाए, तब ये पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा। तो देखना ये होगा कि वादी या प्रतिवादी दोनों पक्षों में किसके पक्ष में ये फैसला आता है। लेकिन जो अभी का अपडेट आपको बता दूं, संभावना पूरी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 से 2:30 के बीच में ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं कि 2 से 2:30 के बीच में आज आदेश आ सकता है जिला जज का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे आगे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है, 2 से 2:30 के बीच दोपहर का वक्त बता रहे हैं। वाराणसी की जिला अदालत में आज सुनवाई से पहले ही सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई। कचहरी के बाहर आज किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। देखिए एबीपी गंगा संवाददाता मोइन की रिपोर्ट। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में अदालत को यह तय करना है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी उसकी पोषणीयता क्या है, उस अर्जी पर सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ जो बाकी आवेदन, बाकी अर्जियां दाखिल की गई हैं, उनमें से किस अर्जी को सबसे पहले सुना जाएगा, किस तरीके से सुनवा जाएगा। यानी ज्ञानवापी से जुड़े हुए जो मुकदमे जिला अदालत में पेंडिंग चल रहे हैं, नई अर्जियां दाखिल की गई हैं, उनमें सुनवाई का खाका जिला अदालत आज तैयार करेगी। तो अदालत का फैसला दोपहर 2 बजे के करीब आने की उम्मीद है। और उससे पहले सुबह से ही यहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। तमाम बड़े अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और आज कचहरी परिसर के बाहर किसी भी वाहन को पार्क नहीं होने दिया जा रहा है, 2 पहिया वाहन भी नहीं खड़े होने दिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं लगातार खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगाई गई हैं। तमाम दूसरे जो सुरक्षा के उपकरण हैं, उनके साथ जो जवान हैं सुरक्षा के, वो यहां पर लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद अहम है सुनवाई के मद्देनजर। और सुनवाई से पहले सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। आज बिना पड़ताल के किसी को भी गेट के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ वाहन पार्क नहीं होने दिए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज सुनवाई के मद्देनजर आज का दिन बेहद अहम है। तो वहीं वाराणसी कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। एक बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। कल आजम खान से मिले हैं शिवपाल सिंह यादव। आजम खान से उनके सरकारी आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव और बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव जब जेल से बाहर आ रहे थे, आजम खान उस वक्त भी उनको रिसीव करने गए थे। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं अनुभव शुक्ला से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अनुभव, कितनी देर की मुलाकात रही और क्या निकला इसमें? देखिए बिल्कुल कल शिवपाल यादव हम कहते शाम के वक्त पहुंचे थे। आजम खान का जो आवास है दारुल तोबा का सरकारी आवास है, वहीं पहुंचे थे और तकरीबन 45 मिनट तक ये मुलाकात हुई। क्योंकि कल शिवपाल यादव सदन के भीतर तो थे, लेकिन आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं हुई। आजम खान ने शपथ ली, थोड़ी देर रुके और फिर यहाँ से चले गए। पर जब सदन की कार्रवाई समाप्त हुई, शिवपाल यादव पहले अपने आवास पर गए और उसके बाद शाम के वक्त वो आजम खान से मिलने पहुंचे। क्योंकि आज सुबह जब हम आजम खान के आवास पर पहुंचे थे
तो वहाँ शिवपाल यादव के बेहद करीबी जो व्यक्ति हैं वो हमें मिले और शायद कल जो बातचीत हुई होगी उसी को लेकर कोई मैसेज लेकर वो गए होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि सत्र भी चल रहा है और राज्यसभा के लिए देखिए 31 तारीख की लास्ट डेट है, नॉमिनेशन आज से शुरू हुआ है, तो उस पर भी कहा जा रहा है चर्चा हुई है, क्योंकि आजम खां के बारे में चर्चा यह है कि वो चाहते हैं कि उनके परिवार से किसी को राज्यसभा भेजा जाए और शिवपाल यादव भी उनसे मिलने भी गए थे। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब शिवपाल यादव आजम खां मिले हैं तो जाहिर सी बात है इस सत्र में किस तरीके की रणनीति रहेगी इस पर भी चर्चा हुई होगी। और आज आप देखिए कि हमें शिवपाल यादव भी नजर नहीं आ रहे हैं। कल तो आजम खां आए थे, शिवपाल यादव भी बैठे थे, लेकिन आज ना आजम खां हमें नजर आ रहे हैं और ना शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं। जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। कल शाम की मुलाकात के बाद आज का ये दृश्य महत्वपूर्ण है कि दोनों ही नजर नहीं आ रहे विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।